स्वागत है प्रतीक जी आपका कॉमिक स्टोरी पल्प गर्ल टॉक शो में। थैंक यू। जी। अ, ये टॉक शो हम लोग जो करते हैं ये क्रिएटिव्स के साथ बात करते हैं हम। जो कॉमिक्स से नॉवेल्स बुक्स एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं उनको गेस्ट के तौर पे हम बुलाते हैं। उनसे इस फील्ड से जुड़े लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में उनके विचारों के बारे में उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका विजन क्या है अपने काम को लेके और फ्यूचर को लेके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अ, आपसे हम बात करेंगे आपकी जो एक कॉमिक्स आई थी पिछले साल WW3 चित्रगाथा कॉमिक्स से उसके संदर्भ में और साथ ही आपके बारे में और प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके। जी स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। जी। तो प्रतीक जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्योंकि एक बैकग्राउंड जो मुझे लगता है बहुत इजी हो जाएगा ग्रास्प करना सारी चीजों को क्योंकि आप कॉमिक्स में नए नए आए हैं और आई थिंक बहुत ज्यादा आपका बैकग्राउंड नहीं है कॉमिक्स में। तो इसलिए और खास हो जाता है जानना कि आपका बचपन कहाँ बीता कैसे बीता क्या क्या आपके शौक थे पढ़ने को लेके खेलने को लेके किताबों को लेके कॉमिक्स को लेके कि बचपन में कभी कॉमिक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फिर आगे पढ़ाई लिखाई के दौरान में कैसा रहा करियर के दौरान में क्या रहा फोकस अब अपना एक होता है ना जीवन का फोकस अपने शौक क्या क्या रहे। तो ये थोड़ा सा बताइए और फिर कि कॉमिक्स से कैसे कनेक्ट हुए। जी जरूर। तो स्कूल लेवल से शुरू करते हैं। तो मेरी सो माय चाइल्डहुड वाज इन कैलकाटा मोस्टली। मतलब मैं क्लास 12 तक मैं पूरा मतलब कैलकाटा में ही था। वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए 4 साल के लिए वेस्ट बंगाल में ही था, लेकिन मैं दुर्गापुर में था, जहाँ पे मेरी मुलाकात अनादि जी से हुई, जो कि एक्चुअली मेरे सीनियर थे। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट माय चाइल्डहुड, तो उस समय जी हाँ, मैं थोड़ा बहुत ही क्रिएटिव चीजों पे मैं थोड़ा इंक्लाइंड जरूर था। इनफैक्ट कि मैं स्कूल में मैं डिबेट टीम का बहुत बड़ा पार्ट था। और हम काफी जगह मतलब ऐसे डिबेट, एलोक्यूशन, ड्रामेटिक्स, इन सब जगह पे मैंने काफी जगह पार्टिसिपेट की थी। काफी जगह से मुझे बहुत सारे एक्कोलेट्स और प्राइजेस भी मिले थे। तो मैं but मतलब मैं हमेशा से मतलब आई वाज इन दैट कंप्लीटली फोकस्ड ऑन स्टडीज एंड एवरीथिंग। मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पेशली जहाँ पे थोड़े आर्टिस्टिक इंक्लिनेशंस हो, मैं उस तरफ से मैं पहले से पहले से ही मतलब थोड़ा अट्रैक्टेड था। और अगर हम किताब की बात करें तो यस, आई वाज अ बुक वर्म। मैं जनरली थोड़े थ्रिलर या डिटेक्टिव टाइप ऐसे बुक्स की तरफ मैं थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टेड था। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी हार्डी बॉयज से, हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू। वहां से आहिस्ते आहिस्ते मतलब मैंने थोड़ा और मैच्योर कंटेंट की तरफ आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू देम। और कॉमिक्स की बात करें तो एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मेरा फर्स्ट कॉमिक था टिंटिन। टिंटिन वाज माय फर्स्ट कॉमिक। मैंने टिंटिन आई थिंक जो भी मतलब मेन स्ट्रीम में पब्लिश हुई थी टिंटिन, मैंने आई थिंक सारे ऑलमोस्ट आई हैव रेड ऑल ऑफ देम। उसके बाद से मुझे कॉलेज के टाइम से मुझे कहीं से लिंक मिला था कि लाइक जो बहुत पुराने टिंटिन से, मतलब जो ओरिजिनली जो टिंटिन एकदम आए थे, मतलब कलर्ड भी नहीं थे, बहुत डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क थे, उसका भी मेरे पास मैंने कलेक्शन, मैंने ई बुक के फॉर्मेट में उसको भी मतलब बाद में रीड किया था। बट अपार्ट फ्रॉम टिंटिन, आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड, और ये हुआ था जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बैटमैन एज वेल। और बैटमैन से एक्चुअली मेरा मतलब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ा एंट्री हुआ कॉमिक्स वर्ल्ड में। उसके पहले तो सिर्फ टेंटेन था, जो कि इतना मैच्योर कंटेंट नहीं था, और मुझे लगता था टिल आई वाज इन टेंटेन कि कॉमिक्स मोस्टली थोड़े यंगर जनरेशन के लिए ही है। इट इज नॉट रियली टारगेटेड टुवर्ड्स मतलब थोड़े मतलब जिनको थोड़ा मतलब मैच्योर कंटेंट चाहिए, उनके लिए शायद ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना था बहुत देर तक। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बैटमैन, जहाँ पे मैंने हश कंप्लीट किया, फिर मैंने द किलिंग जोक कंप्लीट किया, जहाँ से आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द ऑथर एलन मूर। फिर मैंने एलन मूर के बहुत सारे कॉमिक्स स्टार्ट किया, जैसे फ्रॉम हेल, वी फॉर वेंडाटा, एंड फिर मैंने नील गेमन के थोड़े कॉमिक्स जैसे सैंडमैन वो सब पढ़ना शुरू किया। तब मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी मतलब
ऐसे नहीं सोचा था कि दैट प्रॉब्ली आई विल एवर बी इन द इंडस्ट्री एज एन ऑथर। तो ये तो चलिए चलिए स्कूल की बात हुई। फिर जब मैं कॉलेज में आया, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक्स क्लब। एनआईटी दुर्गापुर में मेरी मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वहाँ पे इंटरैक्ट बोल के एक क्लब था विच वाज द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द क्लब। जब मैं सेकंड ईयर में था तब मैंने उस क्लब के लिए ऑडिशन दिया था, एंड दे लाइक मी, एंड दैट्स वेयर आई बिकेम पार्ट ऑफ द क्लब। तो चलिए सेकंड ईयर में तो मोस्टली मैं सीनियर्स की, मतलब जो उन लोग जो लिखते थे उनके जो प्लेस थे वो उनके ऊपर मैं मोस्टली आई यूज्ड टू बी देयर एज एन एक्टर। और तभी मेरी मुलाकात हुई अनादि जी से। वो मेरे सीनियर थे, वो तब थर्ड ईयर में थे जब मैं सेकंड ईयर में था। तो उनसे मेरी तब मुलाकात हुई। वो भी काफी क्रिएटिव पर्सन है और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे हमारे क्लब के। तो थर्ड ईयर में जाके मैंने थोड़ा बहुत लिखना चालू किया। मैंने देखा कि क्यों ना ये भी ट्राई करते कि कुछ एक लिखते हैं। तो यहाँ वहाँ के इंस्पिरेशन से सबसे पहले मैंने एक इंग्लिश स्टेज पे लिखा था। उसका नाम था रेमिनिसेंस। उसके स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग अभी भी मेरे पास पड़े हैं। तो उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था, एंड आई प्लेड अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले एज वेल। तो वो प्ले, in my life that was the first play that I had written. I had been part of street plays, stage plays in school as well, but that was the first time मैंने कुछ लिखा था और मैंने कुछ डायरेक्ट किया था। तो वो काफी मतलब I was very nervous to kind of project it anywhere. But luckily I was surrounded by very supportive people and very talented people as well in college. तो हमने ये प्लेस पहली बार हमने आईआईटी खड़गपुर में स्प्रिंग फेस्ट बोल के उनका एक सोशल इवेंट होता है, एक कल्चरल फेस्टिवल होता है, जनवरी फरवरी के टाइम फ्रेम में होता है। हम सबसे पहले वो प्ले लेके गए और उसको हमने पहले प्रीलिम्स में दिया। तो आई हैड नो आइडिया कि क्या होगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में तो आप बस 10 मिनट्स का एक प्रीव्यू करते हैं। सो वी गॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स, फॉर द मेंस। दैट वाज गुड, दैट वाज ग्रेट। हमने फिर वो प्ले फाइनल्स में किया, and we actually won the third prize. We won the third prize. We won the best prize for, I think, मुझे अभी exactly उस award का नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, but I think it was the most creative play or something like that. And we also won a special mention for one of the actors. तो वहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नो मे बी प्रॉबली मुझ में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी है। मैं शायद ऐसे प्लीज या मैं शायद ऐसे चीजों पे काम कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, तब मैं सोचा कि मैं एक और प्ले लिखूंगा एंड इसमें मैं मेरा सारा एवरीथिंग, मैं अपना सारा क्रिएटिविटी पूरा एफर्ट सब इसमें डाल दूंगा। एंड दैट इज वेयर आई रोट अ प्ले कॉल द डेविल वाज राइट देयर। सो द डेविल वाज राइट देयर, इसका एक्चुअली थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन केम फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इंसिडेंटली माय वाइफ नाउ, about one particular concept about evil and good and everything. तो मैंने सोचा why not let's try to make it into a more into a more creative genre and let's see if I can write a play about it. तो मैंने प्ले लिखा, मैंने काफी रिसर्च किया। आई थिंक इट टुक मी 2 months टू फुल्ली राइट द प्ले। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आई वाज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, बट एक पॉइंट होता है ना, मतलब इन एवरीवन्स लाइफ, जब वो टीन रेबेलियस वाला फेज होता है कि भाई क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है दुनिया में, एवरीथिंग इज सब माया है, एवरीथिंग इज करप्टेड। तो उस टाइप का जो मेरा एक काइंड ऑफ रेबेलियस माइंडसेट था, एक दैट काइंड ऑफ एग्रेसिव माइंडसेट दैट आई हैड, मैंने वो पूरा अपने पेपर पे डाल दिया। एवरीथिंग दैट आई रोट, एवरी डायलॉग दैट आई रोट, दैट वाज रेबेलियस, दैट वाज रैडिकल इन नेचर एंड एवरीथिंग। तो जब मैंने ये प्ले मेरे दोस्तों को सुनाया, पार्ट ऑफ द एंटायर क्लब, दे वर लाइक ओ दिस इज ऑसम। ऐसा मतलब बहुत कम, मतलब इतना मतलब राइटिंग मटेरियल पे ऐसे होता है। तो हमने इसको भी सबसे पहले परफॉर्म किया आईआईटी खड़गपुर में स्प्रिंग फेस्ट में। स्प्रिंग फेस्ट में अगेन आई थिंक वी वन द सेकंड और द थर्ड प्राइज, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। वी वन द बेस्ट एक्टर एज वेल। एंड जो जज थे, they called us up after the whole thing was over. They called us up and they said कि प्ले लिखा किसने। मैंने कहा सर मैंने इस पे काम किया था, मैंने इस पे लिखा है। तो उन्होंने कहा आप सबसे पहले इसका कॉपीराइट डालिए, दिस इज बुक मटेरियल, आपने जो भी प्लेस लिखा है एवरीथिंग। एंड वाज नॉट ओनली द जजेस, उसके बाद मतलब काफी वहाँ पे प्रोफेसर्स थे आईआईटी केजीपी के, जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला था। उन्होंने कहा था कि दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट वी हैव एवर सीन। तो वो प्रेजेस मेरे लिए kind of worked that worked like a charm for me.
कि मुझे उसमें एक्चुअली तब उसमें कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, मे बी इस प्ले को लेके हम कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये प्ले फिर से बाद में काफी 2-3 जगह पे भी परफॉर्म हुआ था, जहां पे भी इसको काफी एक्कोलेट्स मिले थे। और अनादि भाई ने भी ये प्ले देखा था, उन्होंने भी सेम चीज कहा था कि दैट प्रोबेबली वी शुड टर्न इट इनटू अ बुक, वी शुड कॉपी राइट इट। लेकिन तब ऑल्दो मतलब it was kind of the like the end of the college semester going on, or the placements and everything was going on, तो उसी चक्कर में somehow it got lost in translation and everything. So उसके बाद I joined a company as a computer engineer. मैं Microsoft में था उस टाइम। तो काफी साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ उस प्ले का। अभी भी कॉपी मतलब ओरिजिनल स्क्रिप्ट पड़ा है मेरे पास, जब ओरिजिनली परफॉर्म हुआ था उसके वीडियो क्लिप्स एंड एवरीथिंग सब कुछ पड़ा है। मैं काइंड ऑफ भूल गया था कहीं किसी गूगल ड्राइव में कि कहीं पे सेव्ड है वो चीज एंड एवरीथिंग। तो ड्यूरिंग पैंडेमिक फिर से अनादि भैया को कॉल आया, और अनादि भैया मुझे पहले से पता था कि वो बहुत इंडियन कॉमिक्स के सीन में वो पहले से बहुत इंटीग्रेटेड थे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे। और मेरा ऑलमोस्ट मतलब अब आफ्टर 6-7 years ऑफ जस्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा ऑलमोस्ट जो क्रिएटिव साइड दब गया था। मतलब आई वाज मोर फोकस्ड ऑन कोडिंग, जावास्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज नॉट सो मच मतलब वो चला गया था, मतलब इट हैपेंस, इट्स आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो तो जब उनका कॉल आया तो उन्होंने काफी बताया इंडियन कॉमिक बुक्स इंडस्ट्री के बारे में कि करेंटली कहाँ है अभी, क्या क्या नए वेंचर्स आ रहे हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा कहे कि लाइक काफी नए पब्लिशर्स है, काफी नए इंडिविजुअल्स है जो कि बहुत एंथुसियास्टिक है इस इंडस्ट्री के बारे में, एंड दे आर ट्राइंग टू रीबिल्ड दिस इंडस्ट्री। मतलब जो 90s में जो गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री का, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग लाइक दैट। तो तब भी मैं फुल टाइम श्योर नहीं था कि लाइक हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट ऑन टुवर्ड्स इट। तो उन्होंने सबसे पहला आइडिया दिया है कि जो डेविल वाज राइट देयर था, कैन वी मेक इट इनटू कॉमिक बुक्स। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन था नहीं, कॉमिक बुक्स कुछ और है, और डेविल वाज राइट देयर वाज रिटन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, मुझे नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। बट फिर भी ही केप्ट पुशिंग मी ऑन, और उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट इंडस्ट्री लाइक दैट। उन्होंने पहले कहा कि लाइक आर यू इंटरेस्टेड, मैं हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन इट, बट आई डोंट थिंक इट डेविल वाज राइट देयर इज अ गुड कैंडिडेट फॉर कॉमिक बुक्स। मतलब मेरे दिमाग में तभी भी चल रहा था कि नो, इट वाज गुड एज अ प्ले, maybe you can turn it probably into a more philosophical drama, but ये comic books में how would anyone enjoy something like this? तो anyway I got convinced कि चलो एक बार try तो करके देखते हैं कि like, क्योंकि anyway like whatever grand plans I had about the devil was right there 6-7 years back, that's all gone anyway. तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फिर से टू रिवैम्प इट, टू रीजेनोवेट दिस होल थिंग, तो मैंने सोचा ठीक है चलो करके देखते हैं। तो मैं लिखने बैठा एंड आई ब्लैंक आउट कंप्लीटली कि आई एम नॉट श्योर कि भाई मैं इसको कॉमिक बुक्स में कैसे करूं। और एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैव सो फार ओनली रेड कॉमिक बुक्स। तो एक कॉमिक बुक रीड करके हाँ आपके पास एक आइडिया आ जाता है हाउ यू नीड टू फ्रेम एंड एवरीथिंग, बट आई हैड जीरो एक्सपीरियंस इन राइटिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। तो फिर उस टाइम मैंने नादी भैया को कहा कि भैया मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, कि मैं ये लिख नहीं पा रहा हूँ एक कॉमिक बुक्स के फॉर्मेट में। मैं इसको अगर एक स्टोरी के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मे बी मैं कर सकता हूँ, बट मैं उसे कॉमिक बुक्स के फॉर्मेट में तो लिख नहीं पा रहा हूँ। तो तब उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं कि लाइक इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल हेल्प दैट वी कैन गेट। और तब वहां पे मतलब हमने अंशु जी से बात किया, अंशु जी ने प्ले पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा, और फिर उनसे हमने कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मे बी दैट ही कैन टेक इट अप, ही कैन गिव इट अ थिंग। फिर उन्होंने इसको ट्राई किया, फिर सम मंथ्स बैक आई रेड इट एंड आई रियलाइज ओ दिस, नो वन कुड हैव मेड मोर जस्टिस टू द प्ले देन अंशु जी। अंशु जी ने उसको बहुत अच्छे से मतलब उसे ही अंडरस्टूड इट, ही अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, एंड ही हैड गुड एक्सपीरियंस ऑन द कॉमिक बुक्स इंडस्ट्री आल्सो। तो उन्होंने वो मिक्सचर ले आए थे, मतलब जिस मिक्सचर पे मतलब जो कॉन्कॉक्शन पे आई वाज थिंकिंग कि नहीं हो पाएगा प्ले कॉमिक बुक कैसे ऐसा मैच करेंगे, ही वाज द वन हु ब्रॉट परफेक्ट बैलेंस टू दैट होल स्क्रिप्ट, and rest as you know is history. जी जी। बहुत इंटरेस्टिंग एक रहा आपका। एज ए रीडर बोल सकते हैं कि एज ए रीडर आपने स्टार्ट किया और अब एज ए क्रिएटर आप काम कर रहे हैं। आपका करियर जो है, जॉब जो है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्टर है। और Hmm. क्रिएटिव जो एक है, एक कह सकते हैं कि रिसर्जेंस, दोबारा से एक आना वापिस इस क्रिएटिव फील्ड में। तो बहुत अच्छा लगा।
और कई चीजें जो मुझे इसमें एक लगा, पर्सनल लाइफ जो आपका एक है, और जो एक टीनेजर वाला आपने बताया कि एक रिबेलियस एटीट्यूड रहता है उस समय, माइंडसेट खिंच जाते हैं बेसिकली। उस एक एज होता है जब कहीं ना कहीं आप खिंच जाते हैं, या तो आप सोशल वर्क में रिबेलियन बनने के लिए चले जाते हैं, या फिर जॉब करने चले जाते हैं, या फिर गुंडे मवाली मतलब एक होता है ना, कुछ और ही बन जाते हैं। तो पीरियड होता है, उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि वो पीरियड था जब आप कुछ ऐसा लिख रहे थे, कर रहे थे, आप इन्वॉल्व थे, जो कि अभी जो कंटेंट है WW3, वो वहां से आया है, उस पीरियड से आया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो जो एक टाइम था जब आप अ, नहीं लिखा था, ये प्ले नहीं लिखा था, उससे पहले का पीरियड कैसा था आपका? लाइफ एक्टिविटी, प्ले, थिएटर, क्रिएटिव जो फील्ड में आप इन्वॉल्व थे, लोगों से इंटरेक्ट थे, एजुकेशन कैसा था? किन चीजों ने आपको बिल्डअप किया, किन चीजों ने आपको रिबेलियस बनाया, वो बताइए थोड़ा डिटेल में। अच्छा, जरूर जरूर। तो ये रेबेलियस फेज जो है ये एक्चुअली स्कूल से शुरू हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। लाइक जैसे मैं कहा कि जब मैं क्लास 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड में था, तब मैं मतलब स्कूल के काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव होमाज एंड रिस्पेक्ट टू माय स्कूल एज वेल, सेंट ऑगस्टिन डे स्कूल, जहां पे जिन्होंने मुझे मतलब हु प्लेड अ बिग रोल इन इनकलकेटिंग दिस क्रिएटिव साइड। ऐसे काफी स्कूल्स होते हैं जो कि सिर्फ एकेडमिक्स और एकेडमिक्स के रिलेटेड जितने भी करिकुलम होते हैं उन पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी यूनिक स्कूल which encourage students to embrace that creative side of it, like something other than education and something other than just academics. इसलिए हमारे स्कूल में काफी ऐसे क्लब्स होते थे, ड्रामेटिक्स क्लब, डिबेट क्लब, म्यूजिक क्लब, नेचर क्लब, साइंस क्लब, देयर वर अदर काइंड ऑफ क्लब्स एज वेल, जहाँ पे ये इनकरेज किया जाता था हर स्टूडेंट को कि आप जाके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़े बहुत अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कीजिए, दे विल ऑल बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो मैं जब क्लास 6 या 7 स्टैंडर्ड में था, आई वाज पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक्स क्लब एंड द म्यूजिक क्लब। तो म्यूजिक में भी मतलब एक टाइम पे आई वाज अ वेरी पैशनेट कीबोर्ड प्लेयर। अभी भी मेरे पास कीबोर्ड है, लेकिन या दैट इज वन ऑफ द स्किल्स जो कि चले गए, मतलब विथ टाइम इट जस्ट वेंट अवे। लाइक आई एम स्टिल अ म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक में मैं काफी पैशनेट हूँ, बट नॉट एज अ कीबोर्ड प्लेयर एनीमोर। बट एनीवे, दैट वाज वेरी डिफरेंट पार्ट टाइम ऑफ माय लाइफ एंड एवरीथिंग। तो 6 7 स्टैंडर्ड में ये आई वाज पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक्स क्लब, जहाँ पे मैंने स्कूल को काफी जगह पे रिप्रेजेंट भी किया था, कुछ कुछ ड्रामेटिक्स कंपटीशन में, कुछ कुछ ड्रामेटिक्स प्ले में। जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते थे, स्कूल के जो फेस्टिवल्स होते थे, वहां पे भी मैंने ड्रामेटिक्स में काफी पार्टिसिपेट किया था। 9th स्टैंडर्ड में जाके एक देयर वाज अ न्यू टीचर हु हैड जॉइन्ड द स्कूल, और वो एक डिबेट क्लब स्टार्ट करना चाहती थी। शी वांटेड टू स्टार्ट अ डिबेट क्लब, एंड मैंने ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन में आई ऑब्वियसली डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द होल थिंग एंड एवरीथिंग, बट जो ड्रामेटिक्स क्लब से जो मतलब वो एक एक्सप्रेशन बिल्डअप, एक कमांड ऑफ द वॉइस, वो जो बिल्डअप होता है ना, I kind of used that as part of the auditions and everything, and people said yes. Like debate is not just कि आप अपना points लेके कहीं पे read out कर दे, उससे debate नहीं होता। debate होता है कि that आपको convince करना पड़ेगा judge, jury, the audience, कि that you are passionate about your point, you believe in what you are saying। तो वो जो voice modulation था, वो जो expression था, people liked that in me, और वहीं से मेरा debate journey शुरू हुआ। एंड डिबेट जर्नी, इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि कैलकाटा में आई थिंक इवन आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी प्लेसेस आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल इन डिबेट कॉम्पिटिशंस एंड हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव एक्चुअली वन। तो मैं और मेरा एक पार्टनर था, उसने शौरदीप रॉय, मुझसे अभी बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं है आफ्टर कॉलेज वैसे, बट वी टू वर सॉरी अबाउट दैट, या वी टू वर अ टीम। मतलब कोई भी टॉपिक्स हो, कैसे भी टॉपिक्स हो, हम उस टॉपिक पे खुद से रिसर्च करते थे एंड एवरीथिंग, एंड ऑल दिस टॉपिक्स वर वेरी मॉडर्न एरा रिलेटेड टॉपिक्स, लाइक शुड वी स्टॉप टेररिज्म बाय फोर्स, टॉपिक्स लाइक आवर स्कूल्स आर प्रोड्यूसिंग शीप्स एंड नॉट सोशलिस्ट सोलोलिस्ट। तो ऐसे टाइप के काफी ऐसे बहुत मतलब टॉपिक्स से मतलब which were related to what was happening in and around the world, very philosophical topic and very thought provoking topic।
तो इस पे जैसे जैसे हमने मतलब रिसर्च किया जानने के लिए कि एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर अलॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी स्टार्टेड बिल्डिंग अ थॉट प्रोसेस कि भाई ये सोसाइटी, हाउ डज सोसाइटी वर्क, हाउ डज इकोनॉमिक्स वर्क, हैज सोसाइटी बीन मेड इन द राइट वे, इज like why do we see so much of corruption, what is the right political movement that is needed. So we started thinking, me and my partner, both of us, we started thinking a lot in this kind of as a line state to get more debate points, to get so that we can be better debaters and everything. बट इससे क्या हुआ, एक अनकॉन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाके बैठ गई समवेयर कि दैट है यू नो व्हाट वी वांट, वी शुड स्ट्राइव फॉर मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड. तो वो कि लाइक भाई why are we having so many wars, like just like if I'm just giving examples, why are we having so many wars, and wars are happening just because of greed of some people. It is कोई actual reason नहीं है. These are all covered with lies and everything, but people just want to have a war because they want to have conflict because someone or the other is getting profitable. तो ये सारे टाइप के जो मतलब जो rebellious thoughts होते हैं ना, somewhere or the other it kind of sat in our subconscious. इस टाइप के जो मतलब ऐसे थोड़े बहुत rebellious thoughts होते हैं, trying to make a better world, trying to strive to make a better world, ये सब कहीं ना कहीं मेरे subconscious में ये चला गया during the debate period. तो उसके बाद जब मैं कॉलेज आया, एज आई सेड कि आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ एनआईटी दुर्गापुर इंटरैक्ट. तो जब ये प्ले मैं लिख रहा था ना, द डेविल वाज राइट देयर, तो मेरे दिमाग में यही था कि दैट सी, ऑल्दो हम माइथोलॉजिकली कहते हैं हाँ देयर इज समवन कॉल्ड द डेविल, एंड इफ देयर इज समवन कॉल्ड द डेविल देयर इज आल्सो समवन कॉल्ड द गॉड. बट व्हाट इफ ये सिर्फ एक पर्सोनिफिकेशन है कि that all the evil, all the greed that you have in the world, ये सब सिर्फ एक personification है, ये सब सिर्फ एक mirror image है of humanity itself, and that is what the devil is. So when I was writing, devil was right there, although हम मैंने एक character बनाया था, the prince of darkness, who was actually supposed to be the devil, but that character was only a mirror image, a personification of the evil that resides in human beings at all. मतलब मैं कभी ऐसे नहीं सोच रहा था कि हाँ द डेविल इज अ वेरी कोई एक सुपर ह्यूमन कैरेक्टर है व्हिच एक्चुअली एग्जिस्ट एंड व्हिच इज एक्चुअली कॉजिंग ऑल दिस इविल एंड पेन इन द वर्ल्ड. I just wanted to make कि yeah, even if there is a devil who's a, that is just the mirror image of what humans are. We all have some sort of evil in our midst. और जब वो कहीं पे रिफ्लेक्ट होता है ना, or is the sum total of all this reflection of all this reflection in human beings, that is who the devil is. तो वो जो है, जब अगर ओरिजिनल प्ले पढ़ा जाए या इवन इफ वी गो रीड अबाउट द कॉमिक बुक्स, हम कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि द डेविल इज कॉजिंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, whatever misery that is there in the human world, it is happening because of human beings itself. That is the thing. The devil is just a personification of it. It is just a reflection of it कि भाई ये हो रहा है. It is your fault that it is happening. You just want a character like devil so that you can blame. हाँ जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, मेरे वजह से नहीं हो रहा है. So it's just so that humans can feel good about themselves. So that was the whole essence of writing the play, as well as मतलब comic books पे भी ये मतलब subtext में ये जो मेरा philosophy था, it got reflected as well. So that was it. That is how like how how this all the research that I did during my debate clubs and everything, how that got reflected in the play. तो ये एक जो फेज था आपका, और अभी आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है, क्योंकि एक रिबेलियस फेज होता है स्टडीज के दौरान में, आप फ्री होते हैं बेसिकली, आई थिंक कोई बर्डन्स नहीं होते हैं, है ना, एक मेटेरियलिस्टिक बर्डन्स नहीं होते हैं, आप स्पिरिचुअली बोल सकते हैं या इंटेलेक्चुअली आप फ्री होते हैं सोचने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, एक रिबेल करने के लिए। और जब आप पास आउट होते हैं तो वो जो एक ट्रांजिशन होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो कि आपका जो विचार थे उस दौरान में, और अभी जो आप कर रहे हैं, एक क्योंकि एक गैप आपने बताया कि 5-6 साल का एक गैप था जब सारा क्रिएटिव चीज खत्म हो गया, वो ट्रांजिशन आपको फील हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ऐसा बंदा जो कि चीजों को बदलने की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है, और वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है, 5-6 साल तक उसका जो क्रिएटिव बेसिकली जो अर्ज है
है ना, चीजों को बदलने का या कुछ ऐसा करने का जो कि एक स्टेटस को चेंज करने का, है ना, जो चीजें बनी हुई हैं उनको चेंज करके कुछ और नया सिस्टम, कुछ नई चीजें लाने का या फिर अच्छी चीजें लाने का, वो ट्रांजिशन कैसा रहा आपका, और आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस दौरान? अगर मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, बट हाँ, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना था। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके साथ कुछ और होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक मतलब होता है, टसल क्या था अंदर अंदर, कुछ चल रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्योंकि वो एक फेज होता है लाइफ का जब आप कहीं ना कहीं मैच्योरिटी गेन करते हैं। मैं उसको मैच्योरिटी बोलूंगा कि आप चीजों को, दुनिया को समझना शुरू करते हैं एक दूसरे तरीके से। तो वो भी एक फेज में जानना चाहता हूँ, वो जो ट्रांजिशन था वो कैसा था? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे तो मतलब लोग किताब भी लिख सकते हैं पूरा। हाउ डू यू ट्रांजिशन इनटू मैच्योरिटी? तो हाँ, एक चीज से ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि लाइक इफ आई लुक इनटू द डेविल वाज राइट देयर टुडे, मतलब जो प्ले मैंने भी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आई थिंक, या 10-11 years हो गए जब मैंने पहले उसको लिखा था। एंड इफ आई लुक इनटू द वर्ल्ड नाउ, इफ आई लुक इनटू व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई लुक इनटू कि कैसे दुनिया चल रही है, तो मैं थोड़ा बहुत तो कहूँगा थोड़ा इमेच्योर था। मतलब एक पॉइंट होता है ना कि जहां पे आपको लगता है कि दैट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, दुनिया या तो ब्लैक में है या तो व्हाइट में है। तो वो उस थॉट प्रोसेस से डेविल वाज राइट देयर ओरिजिनली वाज रिटन। आई स्टिल बिलीव इन द कोर फिलोसफी ऑफ डेविल वाज राइट देयर, आई वुड से दैट। एक चीज जो मैच्योरिटी मेरी गेन हुई है मे बी आफ्टर 10 years, कि ये कि भाई दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स अ रेनबो। नो वन इज ट्रूली इविल, नो वन इज ट्रूली ग्रेट। हम सब वो ग्रे स्केल के अंदर है, every all of us, we are all in that gray scale. So just proclaiming कि no, the society was made in a wrong way, ऐसे ऐसे होना ही नहीं चाहिए था, ये this person was evil and that person was good, it is nothing like that. Everyone has their own story, and only matters how you are telling the story. सब में थोड़ा बहुत evil है, सब में थोड़ा बहुत good है. That's how the gray scale and everything, that's how we are actually all living in the middle. तो वो तो मैं थोड़ा बहुत कहूंगा कि हाँ, मैंने थोड़ा मैच्योरिटी गेन किया है आफ्टर दुनिया देखने के बाद, थोड़ा थोड़ा बहुत मैच्योरिटी गेन किया है कि अभी उस फेज में तो एटलीस्ट नहीं है कि नहीं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो करके फिर से नए से सोसाइटी बनाओ, नए से सिविलाइजेशन बनाओ। अभी इतनी मैच्योरिटी है कि इवन इफ यू डू दैट यू विल एंड अप मेकिंग द सेम थिंग। अभी जो करंट सिचुएशन है इस सिविलाइजेशन की, अबाउट दिस ह्यूमन साइकी, अबाउट हाउ वी हैव डेवलप्ड, ऑफ व्हाट वी हैव बिकम, दिस इज वेरी नेचुरल। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। सी, हम कभी भी ग्रीड, इविल या कोई भी ऑल द 7 sins दैट वी टॉक अबाउट, हम कभी भी इसको नलिफाई नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स में। दैट इज नॉट एवर पॉसिबल, कभी होगा नहीं। इट इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन जीन्स प्रॉब्ली, यू कैन से। बट गिवन दैट, वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू मेक आवर लाइफ बेटर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो ये जो बैलेंस होता है ना बिटवीन दिस इविल इन द वर्ल्ड एंड द गुड इन द वर्ल्ड, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस, ऐसे सिविलाइजेशन बनता है। ये सोचना, जब मैंने डेविल वाज राइट लिखा था तब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि नहीं, दैट जितने भी इविल है, जस्ट फिनिश ऑल द इविल इन द वर्ल्ड एंड देन देयर विल ओनली बी गुड लेफ्ट इन द वर्ल्ड, उसी से दुनिया बेटर हो जाएगी। नहीं होगा कभी, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज व्हाट इज गुड फॉर यू मे बी बैड फॉर समवन एल्स, राइट? वो सोचने की मैच्योरिटी होनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि आप योर ओन कंट्री, योर ओन पीपल, हम गुड है, बाकी एवरीवन, पूरी दुनिया बैड है, दैट इज रॉन्ग, राइट? एवरीवन हैज लाइक हर जगह पे कुछ ना कुछ ग्रे स्केल है, हर जगह पे कुछ ना कुछ मतलब एक बैलेंस है, और उसी बैलेंस से ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ता है, उसी बैलेंस से लाइक ह्यूमन इवॉल्व करता है, और वही हो रहा है। तो वो जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी मैं बोलूंगा आज मेरे पास है। सो इफ आई लुक बैक इनटू द डेविल वाज राइट दैट, आई वुड स्टिल बिलीव विद द फिलोसफी। I would very much want to strive for a world like that, but somewhere my practical mind knows it is not that easy, it is not possible. The best thing that you can do is contribute your part in the world
and try to change as much as possible, try to be as good as possible, try to be a better person in your life, and the world will evolve in its own way. तो ये थोड़ा बहुत अब मैं कह सकता हूँ कि एक मैच्योरिटी आई है, एक वो जो एक इमेच्योर रिबेलियस फेस था वो थोड़ा बहुत गया है, तो ये तो एक चेंज हुआ है. And the second thing that I would like to talk about, and I would like to clarify this as well. हालांकि yes, I lost touch with my creative side after I got into a job and everything. But मेरा computer science में भी एक बहुत बड़ा passion था. I had a huge passion in the computer science world. So it was never that ki even for the last 10 years, there has never been any point where I actually hated what I was doing. I loved what I was doing. And I still love, building stuff, writing computer code and everything. And एक चीज है जो कि मैं कहना चाहता हूँ, that rebellious phase that I have, I still have that phase, but maybe I use it in a different way nowadays. So it is not that your rebellious phase भी पूरा चला गया है. Even when I am building some new software or writing some code, वो एक rebellious to build something radical, to build something good, to build something perfect. क्रिएटिव वर्क को छोड़कर अगर मेरा कॉलेज लाइफ में भी अगर कुछ पैशन था, वो हमेशा था कंप्यूटर्स. मतलब वो तो स्कूल से भी था. मतलब आई थिंक क्लास 6 या 7 में सबसे पहली बार मैंने कंप्यूटर्स पे काम किया था. मेरे मतलब नेबर्स, मतलब मेरे इलाके में भी देयर वाज समवन जो कि कंप्यूटर इंजीनियर थे उस टाइम के, और वो मतलब बच्चों को कंप्यूटर में ट्यूशन देते थे. उनके घर पे 2 कंप्यूटर्स थे, 2 ऐसे बहुत बड़े. तब की बात है, मतलब वो पेंटियम 2 थे, मतलब काफी विद बिग सीआरटी मॉनिटर्स वाले जो कंप्यूटर्स होते थे उस टाइप के. तो वहां पे जाके सबसे पहले मैंने आई थिंक लोगो बोल के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था वहां पे. मतलब आप ऐसे कमांड्स लिखोगे तो स्क्रीन पे ऐसे कुछ ड्राइंग्स होते थे, आप ऐसे सर्कल्स बना सकते थे, स्क्वायर बना सकते थे, ट्रायंगल्स बना सकते थे, ऐसे कमांड्स लिख के एंड एवरीथिंग. तो वहां से जब मैंने सबसे पहले अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था लोगो में, तभी से मैं हुक ऑन हो गया. तो मुझे पता था मुझे जिंदगी में अगर कभी कुछ करना है तो मुझे यही करना है, कंप्यूटर्स पे काम करना है. सो उसी तौर से मतलब जब मेरा इन क्लास 12 ऑल्सो, उसके बाद जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, आई वॉज वेरी क्लियर मुझे जब करना है तो कंप्यूटर्स ही करना है. मतलब मुझे और किसी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना ही नहीं है. मतलब काफी लोगों ने उस टाइम मुझे वैसे सजेस्ट किया था कि कोड लाइन पे जाओ, मतलब गो फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब लाइन पे. मतलब आप कभी मतलब देयर विल नेवर बी रिडक्शन इन जॉब्स. हमेशा मतलब आपको जो भी जॉब मिलेगा उससे जॉब अच्छा से जॉब सिक्योरिटी मिलेगा. यू माइट इवन गेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग. बट द थिंग इज कि मुझे पता था कि लाइक अगर इफ आई हैव टू लव व्हाट आई वर्क ऑन, तो कंप्यूटर्स इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लव, where I would actually love to work and I would actually love to earn money from it. तो इस हिसाब से आई वाज इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन कॉलेज. बट या मैं कभी इतना मतलब ऑल्दो आई वाज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स एंड स्टफ, आई वाज नॉट सो मच इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. मतलब अभी अगर आप मतलब स्टूडेंट्स को देखोगे तो दे आर क्रेजी अबाउट दिस थिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. मतलब ऐसे भी एल्गोरिथम्स के मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि ऐसे साइट्स है, ये लोग एकदम पूरा वहां पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस कोर्स को लेके मतलब कंपनीज के पास जाना एंड एवरीथिंग. बट आई वाज नेवर इनटू दैट. मतलब कंप्यूटर्स इज वन थिंग दैट आई लव्ड, मुझे उसमें कंपटीशन नहीं चाहिए था कभी. तो तो उस हिसाब से ये जो मेरा लव ऑफ कंप्यूटर्स था, दैट्स व्हाट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू, जब माय द फर्स्ट कंपनी दैट आई जॉइंड वाज एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट. एंड वहां पे आई वाज देयर फॉर आई थिंक 8 years. I was there for 8 years. उसके बाद मैं currently भी मैं गूगल में काम करता हूँ. So ये कोडिंग, बिल्डिंग न्यू थिंग, बिल्डिंग न्यू सॉफ्टवेयर, ये हमेशा से मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है. So one thing is that कि मैं कभी मतलब डिप्रेस्ड नहीं था in my work and everything. I was always very happy. I was very very happy, and I was supported by, and I was surrounded by very intelligent and very supportive people in Microsoft and in Google as well. तो मेरा कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं तंग आ चुका हूँ इस जॉब से, आई डोंट वांट टू डू अ जॉब एनीमोर, मुझे फिर से वापस क्रिएटिव लाइन में जाना है एवरीथिंग. ऐसा कभी मेरा था नहीं, बिकॉज आई वाज डूइंग व्हाट आई लव्ड. अगर मैं किसी और लाइन में होता तो प्रोबेबली मैं नहीं कह सकता मैं व्हाट वुड हैव टर्न्ड आउट. बट या आई लव माय जॉब. देयर इज नथिंग अबाउट इट कि दैट आई डोंट लव माय जॉब. बट या गिवन दैट इफ आई एम आल्सो एबल टू वर्क ऑन दिस कॉमिक बुक इंडस्ट्री, तो मेरे लिए तो वो डबल बोनस है. Like those are both the things that I'm very passionate about. My day job as well as my part-time activities. So yeah, तो उस हिसाब से yeah, like although yeah, I'm still passionate about in the comic book industry and I want to write more. I want to be an established author here, but I have no complaints about my day job. That is still another big passion for me. जी जी. अच्छा, एक
चीज जो टीनेज में और कॉलेज लाइफ में होती है, और जो जैसा आपने बताया रिबेलियस थे, रिबेलियस इंडिया में अगर देखा जाए, मतलब अगर आप चीजों को चेंज करने की बात करते हैं तो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर आप मतलब चलते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसा कि माहौल अभी भी है, पहले भी था, आप न्यूट्रल होकर कुछ चेंज सोसाइटी में या ह्यूमन सिविलाइजेशन में या दुनिया में नहीं कर सकते। आपको एक आइडियोलॉजी की साइड में जाना पड़ता है, या फिर आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। आप भले बोलो कि नहीं भाई मैं नहीं मानता, बट आपकी दाढ़ी देखकर, आपका झोला देखकर, आपके कपड़े देख के अच्छा आप लेफ्टिस्ट हो, है ना। आपकी गाड़ी देखकर, आपके महंगे चीज होता है ना एसेट्स देख के अच्छा आप कैपिटलिस्ट हो। मतलब एक प्रोसेस चलता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है सोसाइटी में, उसका ये हिस्सा है। आप जब उस फेज में थे तो आपका जो इंक्लिनेशन है वो किस साइड था? जो रिबेलियस है, जो रिबेलियस एटीट्यूड या जो थॉट्स थे, वो सोशलिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, राइट विंगर्स थे, कैसा? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ लेफ्टिस्ट ही सोशल चेंज ला सकते, राइट विंगर्स भी ला सकते हैं, हम्म है ना, सबको हक है। तो लेकिन आपका क्या था? क्योंकि एक फेज होता है कॉलेज में, ये है मतलब ये कल्चर है बहुत सी जगह पे, जहाँ मोस्टली इंक्लिनेशन जो है और इस तरीके का जो एटीट्यूड या माइंडसेट, विचार या डायरेक्शन, वो लेफ्टिस्ट धारा जो है उस तरफ से उठता है। तो आपका कैसा रहा? क्योंकि कई चीजें जो आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, अभी कर रहे हो, जो कॉमिक्स में किया है, वो उससे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें मेरे ख्याल से निकल के आई। जी। हम्म okay, okay. काफी पॉलिटिकल सवाल है तो हाँ मतलब कोई दिक्कत बट नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं